नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं। और प्रश्न पत्र क्रमांक 11 उसके अंतर्गत तीसरा टॉपिक हम देख रहे हैं। उसका नाम है भाषा विकास और उसके प्रमुखवाद। इसके पहले के 2 लेक्चर में मैंने भाषा के विकास को समझाया है और साथ ही साथ विद्वानों द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों द्वारा भाषा विकास के जो विचार प्रवाह है या प्रमुखवाद जो है, उसमें से पहला वाद हमने देखा है शारीरिक विभिन्नतावाद। तो इस विचार के अंतर्गत या इस मत प्रवाह के अंतर्गत विद्वानों का ऐसा मानना है कि भाषा में परिवर्तन या भाषा में विकास शरीर की भिन्नता के कारण होता है। तो एक हद तक ये उसमें से आई हुई या उसमें कही गई बातें जो है हमें सही लगती है और उसमें सार भी है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे अन्य विद्वानों ने जो है प्रश्न उपस्थित करने के कारण यह विचार जो है या यह वाद जो है प्रमुख कारण के रूप में हम नहीं मान सकते, लेकिन यह एक सहायक कारण हम मान सकते हैं कि जिसके आधार पर भाषा का विकास होता है, परिवर्तन होता है। तो उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि पहलवानों की भाषा अलग है, महिलाओं की भाषा अलग है, बूढ़े बुजुर्गों की भाषा अलग है, युवाओं की भाषा अलग है। तो ये सभी बातें जब हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें मानना पड़ता है कि शारीरिक भिन्नता के आधार पर भी भाषा में परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन हमने शारीरिक विभिन्नतावाद के अंतर्गत देखा है। तो ये पहला वाद जो है बाह्यांतर वर्ग के अंतर्गत हमने देखा। इस बाह्यांतर अर्थात बाहरी वर्ग, मनुष्य के शरीर के बाहर जो भी स्थितियां मौजूद है उसके कारण भाषा में जो परिवर्तन आता है उसको बाह्यांतर वर्ग हमने कहा। और पहला वाद हमने देखा शारीरिक विभिन्नतावाद। दूसरा वाद हम देख रहे हैं भौगोलिक विभिन्नतावाद, अर्थात ये भी बाह्यांतर वर्ग के अंतर्गत आता है, क्योंकि शरीर के बाहर हमारे आसपास जो वातावरण है, जो भौगोलिक स्थितियां है, वह भौगोलिक स्थितियां किस प्रकार हमारे भाषा पर प्रभाव छोड़ती है और उसका परिणाम ये हो जाता है कि भाषा का रूप जो है या भाषा का प्रयोग जो है किस प्रकार बदलता है। ये बातें थोड़ी सी इस विचार प्रवाह में या इस प्रमुखवाद में हम देख सकते हैं। तो विद्वानों द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों में ऐसे बहुत सारे विद्वान रह चुके हैं जिन्होंने भाषा के परिवर्तन में या भाषा के विकास में भौगोलिकता को या भौगोलिक परिवेश को भाषा में महत्वपूर्ण माना है उसके परिवर्तन के लिए। तो भौगोलिक विभिन्नतावाद, इस वाद के अंतर्गत जो भी कुछ विचार रखे गए हैं मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसके आधार पर हम उसका विश्लेषण करके समझ सकते हैं। देखिए, भौगोलिक विभिन्नतावाद, इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों की धारणा है कि जल अर्थात पानी, वायु, हवा और भौगोलिक स्थितियां भाषा को प्रभावित करती है। निश्चित तौर पर यह बात सही है कि आप जिस माहौल में, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वहां पर जल, वायु, भौगोलिक स्थितियां आपकी भाषा पर प्रभाव छोड़ती है। कैसे? देखिए, आदर्श जलवायु के निवासियों की आजीविका, जीवन यापन करने के लिए कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता, अर्थात जहां पे सब कुछ सहज रूप से मिलता है। मान लीजिएगा पानी ले लीजिएगा, जो भी कुछ खान पान ले लीजिएगा, जहां पे स्थितियां बिल्कुल सहज है, सरल है, वहां के लोगों की जीवन यापन पद्धति या आजीविका हम कह सकते हैं, तो उनको वहां पे ज्यादा कठोर परिश्रम नहीं करने पड़ते। जबकि पहाड़ों और रेगिस्तानों के इलाकों में लोगों को भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि मान लीजिएगा पंजाब जैसे मैदानी प्रदेश में, पंजाब हरियाणा जैसे मैदानी प्रदेश में, वहां पर पानी बहुत मात्रा में है, खाने की चीजें बहुत मात्रा में है, वहां पे उसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। उसी की तुलना में अगर हम पहाड़ी इलाकों का अगर विचार करेंगे, अर्थात हिमाचल प्रदेश ले लीजिएगा, जम्मू कश्मीर ले लीजिएगा, वहां पे सभी भौगोलिक स्थितियां जो है पहाड़ों की स्थिति के रूप में वहां पे सामने आ जाती है। तो वहां के लोगों को अपनी जीविका की पूर्ति के लिए हर रोज जो है पहाड़ों को चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। अर्थात उनको अगर पानी लाना है तो भी वहां पे पहाड़ उतरकर या चढ़कर वहां पे पानी प्राप्त करना होता है। उसी प्रकार रेगिस्तान में भी हम देखते हैं
कि रेगिस्तान में पानी की जो कमियां जो है हम जानते हैं कि कितनी कमी होती है। तो लगभग 10-10, 15-15 किलोमीटर पर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, 5-5, 6-6 किलोमीटर पर पानी वहां पे लाया जाता है। तो ये जो कुछ हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ती है या हमें जो परिश्रम करने पड़ते हैं उसके आधार पर भाषा के उच्चारण या भाषा के प्रयोग में वह असर पड़ जाता है। इसलिए इस वाद के विद्वानों का मानना यह है कि आपके आसपास जो भौगोलिक स्थितियां मौजूद है उन स्थितियों के आधार पर भी वहां पे भाषा में परिवर्तन आता है। तो हमने देखा कि पहाड़ी और रेगिस्तान के इलाकों में भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जी तोड़ मेहनत या परिश्रम करनी पड़ती है। दूसरे, उष्ण प्रदेशों के निवासी ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण करते हैं। उदाहरणार्थ राजस्थान का उदाहरण ले लीजिएगा कि राजस्थान के लोगों को द्वारा राजस्थानी बोली जब आप सुनेंगे तब आपको उनकी भाषा जो है एकदम स्पष्ट रूप से वहां पे दिखाई देगी। उसके पीछे की वजह यह है कि राजस्थान में उष्ण इलाका आता है, रेगिस्तान है, तो वहां पे उस प्रकार की स्थितियां होने के कारण उनके फेफड़े जो है और अधिक मात्रा में वहां पे हवा को जो है बाहर फेंकते हैं, अंदर लेते हैं। तो परिणाम ये हो जाता है कि ज्यादा हवा की मात्रा होने के कारण वहां पे भाषा जो है और अधिक स्पष्ट रूप से लोगों के सामने वहां पे आ जाती है, अर्थात लोग अधिक स्पष्ट रूप से वहां पे बोलते हैं, अर्थात वहां का उच्चारण जो है शीत प्रदेश के लोगों की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। तो वहां पे उष्ण प्रदेश के निवासी ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण करते हैं और शीत अर्थात ठंड प्रदेश के लोग अपेक्षाकृत अस्पष्ट बोलते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, देखिएगा कि जहां पे बहुत सारा ठंड का माहौल है, ठंड का वातावरण है, वहां पे लोग थोड़ा सा अस्पष्ट बोलते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके पीछे की वजह यह है कि शरीर के अंदर की गर्मी जो है बाहर के ठंड वातावरण के कारण बोलते समय वहां पे कम हो जाती है। तो वहां के ठंड प्रदेश के लोग प्रयास ये करते हैं कि कम से कम बोला जाए और शरीर को गर्म रखा जाए। तो ये स्थितियां जो है ठंड प्रदेश में देखने को मिलती है। उसके विरुद्ध जो है उष्ण प्रदेश में ज्यादातर जो है भाषा स्पष्ट रूप से बड़े आवाज के साथ वहां पे बोली जाती है। तो यूरोपीय लोगों के उच्चारण पर ध्यान देने से यह तथ्य जो है स्पष्ट हो जाता है। अर्थात हमने जो कहा कि ठंड प्रदेश के लोग जो है, मान लीजिएगा न्यूजीलैंड ले लीजिए या जितने भी यूरोपीय देश है, वहां पे बहुत सारा ठंड का माहौल होता है। तो वहां के लोगों की अगर भाषा आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां के लोग कितने धीमे आवाज में, कितने अस्पष्ट रूप से जो है भाषा को प्रयुक्त करते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि वहां का भौगोलिक वातावरण है जो है वो एकदम ठंड है और शरीर की गर्मी जो है बचाए रखने के लिए वो कम से कम बोलने का प्रयास करते हैं। तो यूरोपीय लोगों का उदाहरण हम वहां पे देख सकते हैं। और भौगोलिक विभिन्नतावाद की मान्यताएं मत काफी तर्कसंगत और मौलिक लगते हैं। अर्थात ये सभी ऊपर की बातें हमने जो देखी है उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि भौगोलिक स्थितियां निश्चित तौर पर हमारे भाषा पर असर करती है और उसका परिणाम ये होता है कि भाषा के रूप बदलते रहते हैं, तो तर्कसंगत और मौलिक लगते हैं। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि कठोर और विषम जलवायु प्रदेश की भाषा कठोर और अनुकूल जलवायु वाले प्रदेश की भाषा कोमल होती है। मतलब हम जहां पे देखेंगे कि जहां पे भौगोलिक स्थितियां अनुकूल है, सहज उपलब्ध है, वहां पे भाषा जो है कोमल है, और जहां पे प्रतिकूलता है, मतलब भौगोलिक, मतलब हमारे जीवन की आवश्यकताएं प्रतिकूल स्थिति में हम प्राप्त कर लेते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि वहां की भाषा जो है थोड़ी सी कठोर है। तो एक पठान और एक बंगाली के भाषा के अंतर को हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, बंगाल का अगर प्रदेश हम देखेंगे कि वहां पे एकदम नदियों का प्रदेश है, तो वहां पे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, खान पान की व्यवस्था अच्छी है। तो वहां पे बंगाल के लोगों की जो भाषा है, और पठानी अर्थात पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले जो पठानी लोग हैं, वहां पे पहाड़ वगैरह होने के कारण उनकी भाषा बंगाल के लोगों की भाषा और पठान जो होते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, उनके लोगों की भाषा वहां पे अगर तुलना करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये जो है बात आसानी से समझ में आ सकती है। हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा की कोमलता
और राजस्थानी की कठोरता के पीछे इसी सिद्धांत की मान्यताएं काम कर रही है। देखिएगा, ये ब्रज जो है, अवधी ब्रज जो भाषाएं जो है उत्तर प्रदेश के आसपास बनारस वगैरह जो है, जौनपुर वगैरह जो है, वहां की भाषा होने के कारण वहां पे हम देखते हैं कि ब्रज जो है अत्यंत कोमल भाषा है, और राजस्थान में भौगोलिक स्थितियां प्रतिकूल होने के कारण वहां की राजस्थानी जो है थोड़ी सी कठोर हम देखते हैं। अर्थात इसी के पीछे इस सिद्धांत की मान्यताएं जो है ये काम कर रही है। किंतु विद्वानों ने कुछ हद तक भाषा पर प्रभाव करने के लिए भौगोलिक स्थितियां को मान्य किया है, लेकिन मुख्य कारण के रूप में इसको ही हम इसकी वजह से ही ये सब कुछ परिवर्तित होता है ऐसा उन्होंने नहीं माना है। तो उन्होंने कुछ अपवाद के रूप में प्रश्न उपस्थित किए, देखिएगा। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह सिद्धांत सर्वथा निर्दोष और बुद्धिग्राह्य है। अर्थात विद्वान क्या कह रहे हैं कि हम ये कह नहीं सकते कि ये भौगोलिक विभिन्नतावाद जो है, भौगोलिक स्थितियां जिस प्रकार से होती है उसके कारण भाषा में अंतर आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो हम उसको सर्वदोष से मतलब निर्दोष नहीं कह सकते, या बुद्धिग्राह्य के रूप में उसको हम ज्यादा तौर पर मतलब उस जैसा के वैसा ग्रहण नहीं कर सकते। इसे भाषा का एवं भाषा विकास का एकमात्र आधार मानना कई भ्रांतियों को या कई आशंकाओं को स्वीकार करने जैसा है। मतलब भाषा में परिवर्तन आने वाला ये प्रमुख कारण अगर हम मानेंगे तो बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी भ्रांतियां जो है उत्पन्न हो सकती है। विश्व में अनेक देश ऐसे भी है जिन्होंने अत्यंत विषम जलवायु में रहते हुए उत्कृष्ट कोमल भाषा का विकास किया है। अर्थात अन्य भाषा वैज्ञानिक ये उदाहरण देते हैं कि विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे विषम जलवायु है और वहां के लोगों की भाषा कोमल है। अर्थात आसामी या असमिया भाषा की कोमलता इसका सजीव एवं सार्थक प्रमाण है। देखिएगा, आसाम जैसा जो राज्य है वहां पे निरंतर प्रतिकूलता, वहां घने जंगल है, बाढ़ की स्थितियां मौजूद होती है। अर्थात वहां पे जीवन एकदम आसान है ऐसा नहीं है, तो वहां पे बहुत सारी प्रतिकूलता होने के बावजूद असमिया भाषा जो है वो अत्यंत कोमल भाषा है। अर्थात हमारे देश में वो उदाहरण हम देख सकते हैं कि जहां पे जलवायु अर्थात जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगने वाले जो भी कुछ संसाधन है उसको प्राप्त करने के लिए आसाम जैसे राज्य में प्रतिकूल परिस्थिति है, फिर भी वहां के लोगों की भाषा अत्यंत कोमल है। तो ये एक अपवाद जो है इस सिद्धांत को वहां पे सामने आ जाता है। जो आदर्श जलवायु वाली पंजाबी की तुलना में कई अधिक कोमल भाषा है। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि आसाम की असमिया और पंजाब की पंजाबी जो है दोनों की तुलना करेंगे तो पंजाब में स्थितियां एकदम अनुकूल है, मतलब जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन लगते हैं वो पंजाब में मुबलक मात्रा में वहां पे उपलब्ध है, वहां पे ज्यादातर परिश्रम नहीं करना पड़ता। फिर भी पंजाबी की तुलना में असमिया भाषा जो है अत्यंत कोमल वहां पे देखने को मिलती है। अर्थात ये विद्वानों द्वारा कही गई बातें जो है भौगोलिक विभिन्नतावाद, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। और मैं आपको निष्कर्ष रूप में कहूंगा कि हम इसको प्रमुख कारण नहीं मान सकते या इसकी वजह से ही भाषा में परिवर्तन आता है, लेकिन कुछ हद तक भौगोलिक स्थितियों के कारण भी वहां पे भाषा में परिवर्तन आता है। तो ये उदाहरण हमने देखे हैं। अपवाद के तौर पर वैज्ञानिकों के जो मत है वो भी मैंने आपको बताया है। तो इतना समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार शारीरिक विभिन्नतावाद 100% भाषा में परिवर्तन नहीं ला सकता, उसी प्रकार भौगोलिक विभिन्नतावाद भी सभी कारणों के लिए वही एकमात्र कारण है ऐसा नहीं मान सकते, वो भी एक सहायक कारण के रूप में इसको मान सकते हैं। तो शारीरिक विभिन्नतावाद और भौगोलिक विभिन्नतावाद भाषा में परिवर्तन लाने के लिए एक सहायक कारण के रूप में हम इसके विचार को जो है मान सकते हैं। तो इस तरह से ये भौगोलिक विभिन्नतावाद की बातें जो है मैंने आपके सामने रखी है। अगले लेक्चर में बाह्य वर्ग के अंतर्गत या बाह्यांतर वर्ग के अंतर्गत अगला जो विचार प्रवाह है या अगला जो वाद है सांस्कृतिक विभिन्नतावाद, वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।